वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पर। जैसा कि आप जानते हैं कि चार प्रमुख यूरोपीय कंपनियां समुद्री मार्ग से व्यापार के इरादे से भारत पहुंचती हैं और ये चार प्रमुख यूरोपीय कंपनियां हैं पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन चारों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने अन्य 3 प्रतिद्वंदियों को मात देने में कामयाब होती है और खुद को स्थापित करती है बंगाल में पलासी और बक्सर के युद्धों के बाद। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में होता है, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल जाती है। दीवानी मीन्स राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। तो जब बंगाल की दीवानी प्राप्त हो जाती है, यानी कि राजस्व वसूली का अधिकार मिल जाता है, तो यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारी राजस्व की, बंगाल के राजस्व की लूट का खेल शुरू करते हैं और बंगाल के राजस्व को बुरी तरह से लूटने के बावजूद कंपनी जो है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये चली जाती है घाटे में। इसके कई कारण हैं, इसके पूरे बैकग्राउंड को देखने वाले हैं। तो जब ये कंपनी घाटे में चली जाएगी तो उस समय ब्रिटिश संसद को मजबूरन इस कंपनी को, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कानूनन दायरे में बांधने की जरूरत महसूस होगी। ठीक है, और एक कानून के तहत, कायदे कानून के तहत, रूल्स रेगुलेशन के तहत ब्रिटिश संसद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसी एक्ट के थ्रू नियंत्रित करने का प्रयास करेगी। तो बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया था। क्यों लाया गया था? क्योंकि उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना था। ठीक है, तो नियंत्रित करने के पीछे, और जो मैंने बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो घाटे में चल रही थी, तो उस सब के बैकग्राउंड को समझते हुए हम रेगुलेटिंग एक्ट में आगे बढ़ेंगे। ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाएगा, इसकी सुधार के लिए इसमें जो कुछ कमियां रह जाएंगी उसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट आएगा 1784, और फिर धीरे धीरे 20-20 साल पर अन्य एक्ट भी लाए जाते रहेंगे, ताकि जो भी कमियां रह जाती हैं पिछले एक्ट में उसको समय के अनुसार सुधारा जा सके। ठीक है, तो अगर आप देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। ठीक है, के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया। तो इसमें 2 बातें हैं प्रमुख। आप देखिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना था और लाया किसके द्वारा गया था? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। तो यहाँ 2 बातें आपको पहले ध्यान रखनी है। एक और बात कि ये किसके समय लाया गया था। ठीक है, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये लाया गया था उस समय जो प्रधानमंत्री थे, PM ब्रिटेन थे, वो कौन थे भाई? तो वो थे लॉर्ड नॉर्थ। तो लॉर्ड नॉर्थ के समय ही ये लाया गया था। तो यहां से 3 बातें आपको समझ लेनी चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि कानून के दायरे में बांधने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया था, और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो ये बात यहां तक हो गई। अब समझते हैं कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने की जरूरत क्यों पड़ी? कंपनी भारत में नुकसान में, यानी घाटे में क्यों चली गई, और घाटे में जाने की वजह से ही इसको नियंत्रित करने की जरूरत पड़ी थी। तो इस पूरे बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पर
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC मैं लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, BEIC स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1600 AD में ये भारत आई थी, ठीक है। और यहां पर हम भारत में इसके 3 फेज को देखेंगे। पहला फेज आप देखेंगे जब 1600 में आती है ये कंपनी, तो 1600 में 1600 से लेकर 1772 तक ये पूर्ण रूप से एक व्यापारिक कंपनी है, व्यापारिक कंपनी है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 1772 के बाद 1773 से लेकर ये पूर्ण रूप से इस समय एक व्यापारिक कंपनी है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा और 1773 से लेकर 1857, जब 1857 का विद्रोह होगा उस समय तक ये यहां पर देखेंगे कि भारत में कंपनी का शासन है, शासन है। लेकिन कंपनी का शासन है, लेकिन एक तरह से कहिएगा ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में। कंपनी का शासन यहां पर है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में है। यहां पे कंपनी का शासन हो जाता है और फिर अंतिम रूप से आप देखेंगे 1858 में आप देखेंगे कि कंपनी का शासन खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश संसद जो है सीधे आ जाएगी। यहां पर तो इनडायरेक्टली है ब्रिटिश संसद इन्वॉल्व, क्योंकि यहां पे कंपनी का शासन है, लेकिन कंपनी के शासन के ऊपर ब्रिटिश संसद का कानून है। कंपनी को रेगुलेटिंग एक्ट जैसे ही आएगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की संसद ने जो कानून लाया है उस कानून के दायरे में ही रह के भारत में शासन करना पड़ेगा। और यहां पर फिर कंपनी का शासन खत्म हो जाएगा इस दौर में 1858 से 1947 तक, भारत की आजादी तक। और ब्रिटिश संसद यानी क्राउन सीधे सीधे यहां पर शासन में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए आपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखा आपने 3 फेजेस में, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि 1600 से लेकर, यहीं से आपको समझना है, यहां तक की कहानी हम पूरा देख चुके हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर ये जो बंगाल है, ठीक है, मैंने अभी अभी बताया है कि पूर्ण रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी है। और बंगाल में ये पहले 1757 में पलासी युद्ध जीतती है, फिर 1764 में ये बक्सर का युद्ध जीतती है, और बक्सर के युद्ध के बाद इसी युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद इसे मिल जाती है दीवानी। और दीवानी किसकी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये तीनों उस समय बंगाल के हिस्से थे, इस बंगाल के उड़ीसा, इसकी दीवानी मिल जाती है। और दीवानी का मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। और यहीं से बंगाल में दीवानी मिलने के बाद यहीं से बंगाल में शुरू होता है द्वैध शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट। यहां पर हुआ क्या था कि बंगाल के नवाब को प्रशासन का काम दिया गया था और राजस्व वसूली का काम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। यानी यहां पे 2 अथॉरिटी जो हैं एक साथ शासन कर रही थी। राजस्व वसूली का काम देख रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। उस समय तीनों बंगाल के ही हिस्से थे, ठीक है। और प्रशासन का काम बंगाल का नवाब देख रहा था। ये आप पढ़ चुके हैं, वहां हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो द्वैध शासन की जब शुरुआत हो जाएगी तो आप देखेंगे राजस्व की लूट शुरू हो जाएगी। राजस्व की लूट,
ठीक है। और राजस्व की लूट आपको हुई है बहुत ही भयंकर तरीके से। आपने देखा कि जब द्वैध शासन आता है बंगाल में, रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन लेकर आएगा 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद दीवानी मिलती है। हाँ, और दीवानी मिलती है, दीवानी की शुरुआत होगी, एक ट्रीटी होगी, इलाहाबाद की संधि 1765 में। हाँ, उसी के तहत दीवानी मिल जाएगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, मैं बता चुका हूं डिटेल में। तो राजस्व की लूट होगी, और राजस्व की लूट जबरदस्त ढंग से होगी। पूरी तरह से बंगाल के राजस्व को अंग्रेज जो हैं अपने व्यापार के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ, पहले अंग्रेज क्या करते थे, ये दीवानी मिलने के पहले ब्रिटेन से सोने चांदी लेकर आते थे और यहाँ से कच्चा माल खरीदते थे, और कच्चा माल खरीदकर उसे ब्रिटेन ले जाते थे, और वहाँ के कारखानों में उन कच्चे माल से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते थे, और उन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को फिर भारत में और अन्य दूसरे देशों में बेचा जाता था। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो धन उस समय वो अपना इस्तेमाल करते थे, यानी ब्रिटेन के धन का इस्तेमाल करते थे भारत से कच्चे माल को खरीदने के लिए। लेकिन बंगाल में की दीवानी जब इनको मिल जाती है बक्सर की लड़ाई के बाद, उस स्थिति में ये बंगाल के धन से ही कच्चे माल को खरीद रहे हैं भारत में, और उसे भेज रहे हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में तैयार करने के लिए ब्रिटेन। यानी अब इनको अपना धन लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से धन की पूरी तरह से लूट होती है, एक तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी का खेल यहीं से शुरू होता है। लेकिन बंगाल के राजस्व को बुरी तरह से लूटने के बावजूद, हाँ, राजस्व को लूटने के बावजूद, हाँ, इसके बावजूद क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी घाटे में, घाटे में, इसके बावजूद घाटे में जाएगी। यही समझने की जरूरत है कि इसके बावजूद ये घाटे में क्यों जा रही है। ठीक है, इसके बावजूद ये घाटे में क्यों जा रही है। तो यहां पर देखिए कई कारण थे घाटे में जाने के। देखिए पहला कारण, अगर हम कारण देखें, इस घाटे का कारण हम देखें तो यहां पर घाटे में जा रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं घाटे में, घाटे में। तो घाटे में जाने का पहला कारण अगर मैं देखूं तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, पहला कारण निजी व्यापार। और निजी व्यापार कौन कर रहा था, BEIC के कर्मचारी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो हैं वो निजी व्यापार में लिप्त हो गए थे। मैं आपको बताऊं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो यहां पर व्यापार कर ही रही थी, साथ साथ जो इसके कर्मचारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो भी भारत में व्यापार कर रहे थे। ठीक है, जिसके कारण कंपनी के व्यापार पर इनका ध्यान कम था और अपने प्राइवेट ट्रेड पर ज्यादा था। मैं बता चुका हूं पहले भी कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो अपना निजी व्यापार करते थे और खूब पैसा बनाते थे, करप्शन जबरदस्त था, और खूब पैसा बनाते थे, खूब धन कमाते थे, और फिर चले जाते थे ब्रिटेन, लौट जाते थे खूब धन कमाकर, और वहां ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। वहां इनको कहा जाता था इंग्लिश नवाब। ठीक है, तो ये जो निजी व्यापार था ये कंपनी को बहुत नुकसान दे रहा था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं वो अपने व्यापार पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। हाँ, पैसा कमाने पे ज्यादा उनका ध्यान था, वो भ्रष्ट हो गए थे, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, और कंपनी का फायदा वो कम देख रहे थे, अपने फायदे पे उनका ध्यान ज्यादा था। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात, यहां पर आप देखेंगे कि राजस्व का अधिकार तो
इनको मिल गया था, किसको? दीवानी मिल गई थी अंग्रेजों को। ठीक है, अंग्रेजों को दीवानी मिल गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल गई थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, यानी कि बंगाल की, उस समय के बंगाल की दीवानी जब मिल गई थी तो दीवानी में देखिए ये जो राजस्व होता था, राजस्व, तो राजस्व जो होता था, तो राजस्व का बंटवारा कैसे होता था? तो राजस्व में जो काम इनको करना है, हाँ, अपना व्यापार करना है, वो तो अलग ही है, उस राजस्व से वो कच्चे माल को खरीदेंगे, वो सब तो अलग है। इसके अलावा देखिए इनको व्यापार भी करना है इस राजस्व से, किसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके अलावा 53 लाख रुपया ये किसे देना है? ये देना है नवाब को, बंगाल के नवाब को देना है 53 लाख रुपया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो राजस्व यहां से उसे मिलेगा दीवानी के तहत बंगाल से, उसमें वो व्यापार पे खर्च करेगी, व्यापार पे इन्वेस्ट करेगी। 53 लाख रुपया वो देगी किसे? बंगाल के नवाब को, निजामत के कार्यों के लिए, यानी प्रशासन के कार्यों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि द्वैध शासन में 2 शासक थे, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो दीवानी का काम देख रही थी, और प्रशासन यानी निजामत का काम बंगाल का नवाब देख रहा था, तो उसे भी 53 लाख रुपया सालाना देना पड़ता था। उसके अलावा आप देखेंगे तो 26 लाख पेंशन ये किसे दिया जाता था? ये दिया जाता था मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड को, ये 26 लाख का पेंशन उसे देना पड़ता था। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटेन की संसद को भी 4 लाख पाउंड देना पड़ता था। ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड देना पड़ता था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड देना पड़ता था। यहां पर समझिए, एक्चुअली बंगाल में इतना धन था कि उसकी तरफ ब्रिटिश संसद भी आकर्षित थी, और उसे लग रहा था कि कंपनी को ही ये पैसा क्यों मिले। उसको लगता था कि जो सार्वजनिक ऋण है, लोन है ब्रिटेन पर, और वहां के ब्रिटिशर्स के जो कुछ कर हैं, उससे मुक्ति पाई जा सकती है अगर बंगाल के राजस्व से उनको कुछ पैसा मिल जाए। तो इसलिए उन्होंने 1767 में एक कानून बनाया, और उस कानून के तहत उन्होंने ये कहा कि 4 लाख पाउंड, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को। तो ब्रिटिश सरकार ने भी 4 लाख पाउंड की डिमांड कर दी, और उसके अलावा युद्ध पे भी खर्चे थे, लगातार युद्ध पर खर्च था, युद्ध पर खर्च था। तो देखिए ये जो राजस्व है, यहां पर सब देखिए, ये जो राजस्व है, ये राजस्व, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये राजस्व का इस्तेमाल कैसे कैसे कर रही है। देखिए, एक तो नवाब को देना था इनको, बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपया प्रशासन चलाने के लिए, निजामत के कार्यों के लिए। 26 लाख का पेंशन तय हुआ था सालाना, शाह आलम सेकंड मुगल बादशाह को देना था। ठीक है, 4 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार को देना होता था, और उसके अलावा युद्ध पर भी खर्चा था। ठीक है, आप देखिए कि उस समय दक्षिण भारत में युद्ध शुरू हो चुका था, हाँ, हैदर अली के साथ। यहां पर देखेंगे तो मैसूर में हैदर अली के साथ एक युद्ध हो चुका था 1767 से 69। यहां पे मैसूर में एक युद्ध हो चुका था। ठीक है, बक्सर का युद्ध इन्होंने लड़ा ही था, पलासी की लड़ाई लड़ी थी, और उसके बाद हैदर अली के साथ वो एक युद्ध लड़ चुके थे। तो 1767 से 69 तक एक युद्ध हो चुका था मैसूर के साथ। तो यहां इनको युद्धों पे भी खर्च करना था। तो देखने से तो लग रहा है कि बंगाल के राजस्व को लूट रहे हैं,
धन तो वो लूट ही रहे थे बंगाल के धन को, बावजूद इनके खर्चे बहुत ज़्यादा थे। जो राजस्व आता था बंगाल का, उसमें से नवाब को देना पड़ता था 53 लाख रुपया, 26 लाख पेंशन सालाना जाता था शाह आलम सेकेंड को, प्लस 4 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार को भी देना होता था। तो युद्ध पे खर्च था ही, युद्ध लगातार दक्षिण भारत में चल रहे थे उस समय, पहले बक्सर अक्सर के बाद फिर दक्षिण भारत में युद्ध की परिस्थितियां बन रही थी, और छिटपुट युद्ध भी होते हैं तो वहां पे खर्च तो होता ही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि राजस्व की लूट के बावजूद कंपनी जो है वो घाटे में जा रही है। यहां मैंने लिखा था कंपनी जो है ये घाटे में जा रही है, कंपनी जो है ये घाटे में जा रही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये तो भारतीय कारण थे जिसकी वजह से कंपनी घाटे में जा रही है। तो अभी तक हमने उन भारतीय कारणों की चर्चा की जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चली गई। लेकिन इस घाटे की कुछ वैश्विक वजहें भी थी, और वैश्विक वजहों में अगर हम देखें तो उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहां पर वैश्विक कारण अगर हम देखें, वैश्विक कारण, जब आप विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर एक घटना आएगी, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी ये घटना उस समय की है, उस दौर की है जब अमेरिका में आज़ादी की लड़ाई चल रही है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। अब देखिए वैश्विक कारण जो है वो क्या है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। वैश्विक कारण वो क्या है, तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अपने उपनिवेशों में चाय भेजती थी, और चाय का व्यापार इनके लिए बहुत ज़्यादा मुनाफे वाला व्यापार था। अमेरिका भी इनका एक उपनिवेश था और वहाँ भी चाय जाता था, क्योंकि इनका इंटरनेशनल व्यापार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है ना। और देखिए ये उपनिवेशवाद भी पढ़ेंगे हम, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के तहत उपनिवेशवाद को भी पढ़ेंगे कि उपनिवेशवाद क्या है, उस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो उपनिवेश इन्होंने अमेरिका को भी बनाया था, और अपने उपनिवेशों में ये अपने उपनिवेशों से व्यापार किया करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हुआ क्या कि जब अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई चल रही है, ये 1770-72 की बात है, ठीक है, हम अभी 73 नहीं पहुंचे हैं। समझिए कि 1776 में अमेरिका ने आज़ादी प्राप्त कर ली थी, अमेरिका आज़ाद हो गया था, अपने आप को उसने घोषित कर दिया था कि वो आज़ाद है, ठीक है। आपको पता है ब्रिटेन ने अमेरिका में भी अपना कॉलोनी बनाया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरनेशनल व्यापार है, और वो इंटरनेशनली जो चाय का व्यापार करती है उसमें उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। अमेरिका भी चाय जाता है, चाय को अमेरिका भी भेजा जाता है भारत से। लेकिन देखिए जो चाय भेजा जाता है अमेरिका, वो डायरेक्ट अमेरिका नहीं जाता। देखिए कैसे जाते, ये इंडिया हो गया, ये ब्रिटेन हो गया, और ये अमेरिका हो गया, अमेरिका हो गया, ए लिख दिया, ए स्टैंड्स फॉर अमेरिका। तो होता क्या था कि डायरेक्ट अमेरिका नहीं जाता था चाय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटेन ने ये नियम बना दिया था कि कोई भी जो व्यापार करे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाय भेज रही है, वो उसके जो उपनिवेश हैं उनको डायरेक्ट चाय नहीं भेजेगी। ब्रिटेन के जो उपनिवेश हैं, पहले भारत से क्या होता था कि चाय उठाया जाता था और ब्रिटेन ले जाया जाता था। यहाँ पे पहले ब्रिटेन के अधिकारी जो व्यापारी है वो खरीदते थे, और फिर वो व्यापारी अमेरिका में चाय ले जाकर बेचते थे, या अन्य उपनिवेशों में बेचते थे, चाय का व्यापार करते थे। तो ऐसा क्यों होता था? इंडिया से डायरेक्ट अमेरिका भी भेजा जा सकता था, लेकिन ये कानून बना दिया गया था कि चाय को पहले ब्रिटेन ले जाया जाएगा। और क्यों कानून बनाया गया था? कि यहाँ से चाय को इंडिया से ब्रिटेन ले जाया गया, और ब्रिटेन में यहाँ पे टैक्स लगा दिया गया इस चाय को, और टैक्स लगाने के बाद फिर अमेरिका भेजा गया।
यानी कि अगर इंडिया से डायरेक्ट अमेरिका चाय जाता तो चाय सस्ती होती, लेकिन चूंकि ब्रिटेन ने यह कानून बना दिया कि पहले ब्रिटेन चाय आएगी, वहां पे टैक्स लगेगा, फिर वहां के व्यापारी इसे खरीदेंगे और वहां के व्यापारी फिर अमेरिका भेजेंगे या अन्य उपनिवेशों को भेजेंगे। तो यहां पर देखिए, जब ब्रिटेन में आके चाय पे टैक्स लग जा रहा है तो अमेरिका पहुंचते पहुंचते चाय तो महंगी हो जाएगी। डायरेक्ट इंडिया से अगर अमेरिका जाता तो चाय सस्ती होती। तो ये खेल चल रहा था चाय में मुनाफे के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना पड़ता था कि पहले ब्रिटेन भेजना पड़ता था, और मतलब ब्रिटेन क्या करती थी कि पहले चाय ब्रिटेन मंगाती थी भारत से और फिर अमेरिका जाता था वहां से। तो देखिए होता क्या था कि अमेरिका वासी उस समय महंगी चाय खरीद रहे हैं। इस बात को लेकर अमेरिका वासियों में बड़ी रोष है और उस समय अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई भी चल रही है। तो एक घटना ऐसी होती है कि इसी तरह से ब्रिटेन से चाय अमेरिका जा रहा है जहाज़ों में, पेटियों में लाद कर, और वो चाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ से भेजा है? इंडिया से भेजा है ब्रिटेन। यहाँ पे टैक्स लगाया गया है और पेटियों में भरकर फिर जहाज़ों के द्वारा अमेरिका ले जाया जा रहा है। तो अमेरिका वासी वो चाय लेने से मना कर देते हैं क्योंकि चाय महंगी है वो, ठीक है। वो विरोध कर रहे हैं कि इस तरह से चाय को खरीदना उनके लिए महंगा सौदा है, ठीक है। तो वो जहाज़ों को रोक देते हैं और चाय की पेटियों को समुद्र में डुबो दिया जाता है, और इसी घटना को कहा जाता है बोस्टन टी पार्टी। तो हुआ क्या कि जब चाय खरीदना बंद कर दिया, बोस्टन टी पार्टी की घटना हो गई, तो ब्रिटेन के गोदामों में जो है चाय पड़े हुए हैं या भारत में जो चाय पड़े हुए हैं, फिर तो चाय का व्यापार रुक गया। इससे गोदामों में पड़ी हुई चाय खराब होने लगी। इससे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटेन के व्यापारी जो चाय के का व्यापार कर रहे थे थोड़े से नाराज थे और उन्होंने ब्रिटेन की संसद पे ये दबाव बनाया कि भाई इस मामले में कीजिए, कुछ कोई नियम कानून बनाइए, ठीक है ना। तो देखिए चाय की वजह से भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नुकसान हुआ। ये तो भारतीय कारण थे जिसकी वजह से नुकसान हुआ। निजी व्यापार, बंगाल के नवाब को 53 लाख देना है निजामत के लिए, 26 लाख पेंशन शाह आलम द्वितीय को देना है सालाना, युद्ध पे खर्च है, 4 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार को देना है। हाँ, उसके अलावा इधर नुकसान हो जा रहा है। हाँ, बोस्टन टी पार्टी जैसी घटना हो जा रही है, विश्व का इतिहास पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे इसको। तो ब्रिटेन के व्यापारियों ने भी ब्रिटिश संसद पर, ब्रिटेन की पार्लियामेंट पर दबाव बनाना शुरू किया कि इस मामले में कुछ किए जाने की जरूरत है, वरना सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, व्यापार जो है उनका तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश संसद ने भी ये सोचा कि जो अमेरिका है उनको ये लगने लगा था कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है, 72 की घटना है, 70-72 के आसपास। हाँ, अमेरिका अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और ब्रिटेन को ये आभास हो चुका था कि अब अमेरिका जो है उनके हाथ से निकल रहा है, ठीक है। अमेरिका जो है उनके हाथ से निकल रहा है। तो ब्रिटेन की संसद भी ये चाहती थी कि एक तरफ अमेरिका हाथ से अगर निकल रहा है तो भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, इस पर कुछ रोक लगाया जाना जरूरी है, अदरवाइज भारत भी उनके हाथ से निकल सकता है। तो भारत पे फोकस करना जरूरी है। अमेरिका तो पता चल गया था, उनको आभास हो गया था कि अब अमेरिका उनके हाथ से जाने वाला है। तो इसलिए ब्रिटेन की संसद ने भी सोचा कि भाई इस मामले में कुछ कानून बनाने की जरूरत है। देखिए यहां लोगों ने विद्रोह किया चाय की वजह से। यहां भी देखिए जो ये निजी व्यापार कर रहे हैं कंपनी के कर्मचारी, यहां के जनसाधारण को टॉर्चर कर रहे हैं। हाँ, यहां के व्यापारियों का भी नुकसान हो रहा है कई मामलों में, क्योंकि बंगाल में व्यापार के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक दस्तक यानी पास का इस्तेमाल करती थी। मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने एक रॉयल फरमान के तहत यह दस्तक इशू करने का अधिकार दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को।
इस दस्तक यानी पास के क्या फायदे थे, देखिए। मान लीजिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कंसाइनमेंट को बंगाल में कहीं भी भेज रही है और इसमें कुछ सामान पड़े हुए हैं, ये कंसाइनमेंट है, और जो ऑफिसर, मान लीजिए एक्स कोई ऑफिसर है, ये मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये ऑफिशियल है, ये कंसाइनमेंट लेके जा रहा है, इसके पास दस्तक है, यानी एक पास होता था, जिसके पास ये दस्तक होगा सीमा पे उसको रोका नहीं जाएगा, उसके सामान को पार करा दिया जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा वहां पर। तो टैक्स फ्री व्यापार कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में। इसमें जब निजी व्यापार कंपनी के अधिकारी करते थे तो उसमें ये भी दस्तक का मिसयूज कर लिया करते थे। मैंने बताया था कि ये जो कंसाइनमेंट जा रहा है, एक्स लेके जा रहा है, एक्स कंपनी का कंसाइनमेंट लेके जा रहा है और कंपनी ने इसको दिया हुआ है दस्तक कि आप सीमा पर ले जाओगे, वहां पे ये दस्तक दिखाओगे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंसाइनमेंट है ये पार हो जाएगा। तो ये एक्स क्या करेगा, ये तो निजी व्यापार भी कर रहा है, ये अपना भी कुछ सामान रख देगा, ये कुछ अपना भी सामान रख दिया इसी कंसाइनमेंट में और उस दस्तक का इस्तेमाल करके अपने सामान को भी बिना टैक्स के पार करा दिया, सीमा के बाहर कर दिया, जहां जहां बॉर्डर लगता होगा वहां पार करा देते होंगे, कोई टैक्स नहीं लगता होगा, तो टैक्स फ्री व्यापार ये भी कर रहे हैं। तो एक तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और इससे क्या होता है कि ये जो ब्रिटिश अधिकारी जो व्यापार कर रहे हैं भारत में, तो ये टैक्स फ्री कर रहे हैं, इनको ये टैक्स बचा लेते हैं अपना करप्शन से, तो क्या होता है, इनका सामान सस्ता होगा, भारतीय व्यापारियों का महंगा हो जाएगा क्योंकि उनको तो टैक्स देना है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा था कि ब्रिटेन की संसद ने यह महसूस किया कि भाई इस मामले में कुछ करना जरूरी है, कंपनी के मनमानी को रोकना जरूरी है, कंपनी के जो कर्मचारी हैं, हाँ, उनके निजी ट्रेड पे रोक लगाना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो ऐसा ना हो कि अमेरिका तो हाथ से जा ही रहा है, भारत में भी कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से ब्रिटेन की संसद ने यह निर्णय लिया कि भाई अब जो समय है वो कंपनी को नियंत्रित करने का समय है। व्यापारियों का भी दबाव आ गया बोस्टन टी पार्टी की वजह से, ब्रिटेन के व्यापारियों का। तो देखिए, व्यापारियों का हमेशा जो है हस्तक्षेप रहता है, चाहे किसी की भी सरकार हो और किसी दौर की सरकार हो। आपको क्या लगता है, आज के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका भी प्रभाव केंद्र सरकार पे और राज्य सरकारों पे रहता है, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, ठीक है ना, आज भी वही है और पहले भी वही था, ठीक है। तो ब्रिटेन की संसद ने यह मन बना लिया था कि अब कंपनी पर अंकुश लगाने की जरूरत है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मनमानी को रोकने की जरूरत है, इसके ऑफिशियल्स को जो है नियंत्रित करने की जरूरत है। और इनको मौका कब मिल गया, इनको मौका तब मिल गया जब घाटे की वजह से कंपनी ने 10 लाख पाउंड यानी कि 1 मिलियन पाउंड लोन का डिमांड कर दिया, किससे, ब्रिटिश सरकार से। अब ब्रिटिश सरकार जो, देखिए 4 लाख पाउंड तो तय हुआ था कि ब्रिटिश सरकार को भी देगी, लेकिन 3-4 सालों से ये ब्रिटिश सरकार को भी 4 लाख पाउंड नहीं दे पा रही थी। कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब साफ है कि बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी, बहुत ज्यादा घाटे में चल रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यही वजह है कि जैसे ही उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से लोन का डिमांड किया, कितना लोन, 1 मिलियन पाउंड यानी कि 10 लाख पाउंड, तो ब्रिटिश संसद ने को ये लग गया कि अब उचित मौका है जब कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर दिया जाए। और नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाएगा, तो नियंत्रण स्थापित किया जाएगा कानून बनाकर, और वही पहला कानून लाया जाता है नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो यहां हम देखिए रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ेंगे, यहां पे मैं मिटा रहा हूं, यहां तक आप समझ गए होंगे। तो यहां आप देखेंगे, अब यहां तक तो हमने पढ़ लिया है 1600 से 1772 तक। अब जो है हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है 1773 से। और यहां पर जो आप देखेंगे, तो यहां पे आप देखेंगे सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, यहां पर देख लीजिए रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे,
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और इसमें सुधार के लिए एक और एक्ट लाया गया था, पीट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पहले ये लाया गया, उसके बाद इसमें कुछ कमियां थी तो पीट्स इंडिया एक्ट लाया गया। उसके बाद 20-20 सालों पर सुधार किया जाता रहा और कुछ एक्ट लाए जाते रहे, जिससे कि जो पीछे के एक्ट्स की कमियां हों उनको सुधारा जा सके। तो 1793 के बाद आप 1773 के बाद आप एक्ट देखेंगे, ये तो 1784 आएगा ही इसमें सुधार के लिए। 20 साल के बाद 1793 का एक एक्ट आएगा, उसके बाद 1813 का एक्ट आएगा, फिर 1833 का एक्ट आएगा और फिर 1853 का एक्ट आएगा। तो ये सारे एक्ट्स को हम देखते रहेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि इन एक्ट्स के सहारे ब्रिटेन की संसद ने ब्रिटेन की नीतियों को भारत पर थोपने की कोशिश की। यहां आप देखेंगे कि इन एक्ट्स का प्रभाव भारत के समाज पर, भारत के धर्म पर, भारत के प्रशासन पर, भारत की न्याय व्यवस्था पर, ठीक है, वो सब पे आपको नजर आएगा। रेलवे की शुरुआत होती है, हाँ, उस पर आप इन एक्ट्स का प्रभाव देखेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे कि भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत होती है। मैकाले की नीतियों, लॉर्ड मैकाले की नीतियों को हम लोग पढ़ेंगे। तो तमाम ऐसी चीजें आप देखेंगे जुडिशियरी में, हाँ, तो सारी जगहों पे आप देखेंगे और आपको लगेगा जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि इन एक्ट्स ने क्या किया कि भारत के तमाम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक पहलुओं को, न्यायिक, सारे एस्पेक्ट्स को प्रभावित करने की कोशिश की है, ठीक है। तो हम पहले आज हम रेगुलेटिंग एक्ट को देख रहे हैं, बैकग्राउंड आपने समझ लिया। रेगुलेटिंग एक्ट हम आज देखेंगे, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हम ये इसमें सुधार के लिए पीट्स इंडिया एक्ट को भी देखेंगे उसके बाद के वीडियो में, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम इन एक्ट्स को भी देखते चले जाएंगे, ठीक है। 1773, 93, फिर 13, 33 और 53, तो इन एक्ट्स को भी देखते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि 3 फेज में यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी के रूप में आती है 1600 में, 1772 तक पूर्ण रूप से एक व्यापारिक कंपनी रहती है। 1773 में देखिए हम पहुंच गए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाएगा और 1773 से 1857 तक कंपनी का शासन रहेगा। लेकिन कंपनी का शासन आप तो है ही, लेकिन आप कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी को पर नियंत्रण स्थापित कर दिया है। हाँ, रूल्स रेगुलेशन के तहत कुछ कानून बना दिए हैं और उसने कहा है कि जो 1 मिलियन पाउंड का आपने डिमांड किया है लोन के तौर पर, वो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन हम जो नीति बनाएंगे आपके लिए, आपको उन नीतियों के दायरे में ही काम करना पड़ेगा। किसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उन्हीं नीतियों को हम देखने वाले हैं कि उन्हीं रूल्स रेगुलेशन को हम देखेंगे कि क्या क्या 1773 में परिवर्तन किए गए, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे, इसको हम देखेंगे। तो अभी हम देखने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट को, ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट को। तो ये हम शुरू करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में। आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं है, आपको लेना है तो ले सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। और अब हम रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो जो प्रोविजंस थे उनको हम देखेंगे। अभी तक हमने चर्चा कर लिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो घाटे में जा रही थी, हाँ, उसके पीछे कौन कौन से भारतीय कारण थे और उसके पीछे वैश्विक कारण में हमने बोस्टन टी पार्टी की चर्चा की, अमेरिका की आज़ादी की चर्चा की। और बोस्टन टी पार्टी जो हुई थी उसमें मैंने बताया कि समुद्र में चाय की पेटियां
डुबो दी गई, तो वो उन चायों का भी नुकसान हुआ। तो इस तरह से भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो नुकसान था। ब्रिटेन के वो व्यापारी जो चाय के व्यापार में इन्वॉल्व थे उनका नुकसान था। साथ ही जब चाय का व्यापार रुक गया अमेरिका से, तो गोदामों में पड़ी पड़ी जो चाय हैं वो सड़ने लगी। तो बहुत बड़ा नुकसान था उस समय। जो भी ब्रिटेन के व्यापारी चाय के बिजनेस में इन्वॉल्व थे या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाय का व्यापार कर रही थी, इसको नुकसान होने लगा। तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। ब्रिटिश संसद में पर व्यापारियों ने दबाव बनाया। और चूंकि एक बात और ध्यान रखिएगा, आप समझिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें ब्रिटिश सांसद भी जो थे कुछ, उनका भी शेयर था। आपको पता है कि शुरुआती दौर में जब ये कंपनी आई थी उसमें महारानी एलिजाबेथ का भी शेयर था। तो देखिए, जब ब्रिटिश सांसदों का ही शेयर है, वो शेयर होल्डर है इस कंपनी के, तो जब कंपनी नुकसान में जा रही है तो उनको भी चिंता होगी कि भाई इस मामले में कुछ करने की जरूरत है। और वो कैसे किया जा सकता है, वो कानून बनाकर किया जा सकता है। और वही कानून आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो हम रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस को देखने की कोशिश करते हैं। और देखिए, हम प्रोविजंस को देखेंगे और उसमें जो कमियां हैं उसको भी हम साथ साथ ही उसकी चर्चा करते चलेंगे। तो देखिए, हम अगर इसके प्रोविजंस को देखें तो पहला देखिए प्रोविजंस, देखिए इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो पहली बार आप केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत को देखेंगे। यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत होती है। कैसे होती है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। अब देखिए, इसको समझिएगा, मैं बताऊंगा। देखिए, पहले क्या किया जाएगा कि जो गवर्नर है बंगाल का, जिसे फोर्ट विलियम का प्रशासक भी कहा जाता है, इस बंगाल के गवर्नर को बना दिया जाता है गवर्नर जनरल। बंगाल का, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल आप कहेंगे, या फिर भारत, उस समय भारत में समस्त अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल भी ये कहा जाएगा। और अगर आप देखें तो जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है उस समय गवर्नर कौन था? उस समय गवर्नर था, या फोर्ट विलियम का प्रशासक जो था बंगाल का, वो कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर था, इसलिए जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उसके तहत वॉरेन हेस्टिंग्स ही प्रथम बार गवर्नर जनरल बनेगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, फर्स्ट जीजी स्टैंड्स फॉर गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आप कहेंगे, तो आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि ये देखिए कैसे केंद्रीकृत शासन की, केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हो जाएगी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। देखिए ये है बंगाल, 3 प्रेसिडेंसी होते थे, बंगाल प्रेसिडेंसी, फिर यहां पर आप देखेंगे तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी, और फिर यहां पे देखेंगे तो ये बंबई प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, ये बंबई प्रेसिडेंसी। तो किया क्या गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, और इसके अधीन यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन अन्य 2 प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को रख दिया गया। यानी कि इसके अधीन क्या क्या आ गया? बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो देखिए यहां पर बंगाल को केंद्र बनाकर बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को, बंगाल को केंद्र बनाकर बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को इसके अधीन रख दिया गया। किसके? बंगाल प्रेसिडेंसी के। यानी कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ये बंबई प्रेसिडेंसी भी होगी और मद्रास प्रेसिडेंसी भी होगी, ठीक है।
केंद्र यहां पर किसे बनाया गया है? तो बंगाल को। देखिए आज भी भारत में केंद्र, अगर हम केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो भारत में केंद्र कहां पर है? दिल्ली में है, और उसका नियंत्रण, उसके अधीन पूरा देश है। जो जितने भी राज्य हैं वो सब उसके अधीन है, केंद्र के अधीन है। तो यहां दिल्ली को केंद्र बनाया गया है। आज के अगर हम केंद्रीय प्रशासन की बात करें, उस समय बंगाल को केंद्र बनाया गया था। तो इस तरह से केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हुई। लेकिन यहां जो गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया है बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन इन दोनों को रखा गया है, तो कुछ लिमिटेड मामले में ही, हाँ आप देखें युद्ध और शांति के मामले में, युद्ध और शांति के मामले में ही रखा गया है। ठीक है, तो एक तरह से लिमिटेड कंट्रोल है गवर्नर जनरल जो बंगाल का है, उसका लिमिटेड कंट्रोल है बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी पे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक खूबी तो दिखाई दे रही है कि केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हो रही है, लेकिन और यहां पर बंगाल को केंद्र बनाया गया है, लेकिन अभी भी बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी पूरी तरह से गवर्नर जनरल के नियंत्रण में नहीं है। हाँ, इनकी कुछ सीमाएं हैं, नियंत्रण में तो हैं, लेकिन युद्ध और शांति के मामलों के लिए। ठीक है, और उसके बाद देखें इस गवर्नर जनरल की, इसमें और क्या प्रोविजन थे? इस गवर्नर जनरल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, कार्यकारिणी परिषद बनाई गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल है प्लस 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर हैं। हाँ, किसी कानून से रिलेटेड या किसी अन्य मैटर पे जो फैसला होगा, हाँ वो फैसला वोटिंग से होता था और बहुमत से होता था। फैसला जो है वो बहुमत से होगा, बहुमत से होगा। उसके अलावा गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं है, और गवर्नर जनरल कैन वोट इन ए केस ऑफ टाई। अब समझिएगा, देखिए गवर्नर जनरल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई, उसमें गवर्नर जनरल होगा और 4 अन्य मेंबर होंगे। फैसला इसमें बहुमत से होगा, यानी कि जब वोटिंग होगी तो बहुमत का फैसला माना जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 मेंबर अगर हैं, 4 मेंबर वोट कर रहे हैं, तो फैसला वोटिंग के बाद रिजल्ट क्या आएगा? वोटिंग के बाद या तो 2-2 का रिजल्ट आएगा या 3-1 का रिजल्ट आएगा, यही आएगा। यानी यहां पर 2 मेंबर एक पक्ष में, 2 मेंबर दूसरे पक्ष में वोट करेंगे, और यहां पर 3 मेंबर एक पक्ष में करेंगे और 1 मेंबर दूसरे पक्ष में करेगा। तो ये यहां तो मेजोरिटी से फैसला हो जाएगा, लेकिन यहां बराबर वाली स्थिति हो जाती है। तो गवर्नर जनरल, जब बराबर वाली स्थिति होगी तब गवर्नर जनरल वोट कर सकता है। गवर्नर जनरल कैन वोट इन ए केस ऑफ टाई। नॉर्मल केस में गवर्नर जनरल वोटिंग नहीं कर सकता है। जब किसी मामले पर वोटिंग होगी और वो वोटिंग बराबरी पर खत्म होगी, मतदान में देखेंगे जब मत बराबर हो जाएंगे मेंबर्स के, उस केस में गवर्नर जनरल वोट करके फैसला बदल सकता है। ठीक है ना, तो फैसला बहुमत से होना है। ठीक है, और नॉर्मल केस में सिर्फ यही 4 मेंबर वोटिंग कर रहे हैं। गवर्नर जनरल को नॉर्मल केस में वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, और गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर भी नहीं है। यानी वीटो पावर नहीं होने का मतलब क्या है कि गवर्नर जनरल अगर बहुमत से कोई फैसला होता है, मान लीजिए 3-1 से इन 4 मेंबर ने कोई फैसला दे दिया किसी मैटर पे, और गवर्नर जनरल उस फैसले से खुश नहीं है, तो अगर गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर होता तो अपना वीटो लगाकर इनके फैसले को, बहुमत के फैसले को भी बदल सकता है। लेकिन यहां पर वीटो है ही नहीं, इसलिए गवर्नर जनरल यहां पर असहाय है। एक तो अच्छी बात है कि कमियां भी है ना, विशेषता क्या है कि केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हो गई है, ये अच्छी बात है। ठीक है, बंगाल को केंद्र बनाकर बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को रख दिया गया है।
बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत, या आप कहें कि गवर्नर जनरल के तहत। लेकिन ये जो नियंत्रण है गवर्नर जनरल का सिर्फ युद्ध और शांति के मामले के लिए ही है, तो लिमिटेड नियंत्रण है बंबई पे और मद्रास पे। साथ ही तो ये भी एक कमी है इसमें, और साथ ही जहां तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारिणी परिषद की बात है, उसमें गवर्नर जनरल बॉस तो है, लेकिन बॉस होते हुए भी ये किसी भी निर्णय के लिए इन 4 मेंबर्स की वोटिंग पे ही डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। इन्हीं के अनुसार फैसला होना है। नॉर्मल केस में गवर्नर जनरल वोट नहीं कर सकता। गवर्नर जनरल तभी वोट कर सकता है जब मामला बराबरी पर छूटे, यानी 2 मेंबर एक पक्ष में वोट दें और 2 मेंबर दूसरे पक्ष में वोट दें। तो जब मामला बराबरी पर छूटेगा यानी टाई होगा, उस स्थिति में गवर्नर जनरल अपना वोट डाल सकता है और फैसले को बदल सकता है। लेकिन ये बराबरी के केस में है, नॉर्मल केस में इसे वोटिंग राइट नहीं है। तो इसलिए यहां पर गवर्नर जनरल एक तरह से असहाय है, कंप्लीट पावर उसके पास नहीं है। तो ये कमी है कि गवर्नर जनरल के पास कंप्लीट पावर नहीं है, उसके पास वीटो पावर नहीं है। वो सिर्फ बराबरी की स्थिति में ही, जब मतदान होगा और मतदान बराबरी पर छूटेगा, तभी वो वोट कर सकता है, यानी टाई के केस में वोट कर सकता है। तो यहां पर सवाल बनता है कि केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत पहली बार भारत में कब होती है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत होती है। सवाल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है। और इसके तहत क्या हुआ भाई? तो बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन पहला गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इसमें और क्या हुआ था? तो बंगाल को केंद्र बनाया गया था, बंगाल को केंद्र बनाया गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी को, और इसके अधीन बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को रख दिया गया था, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी उसमें कितने मेंबर थे पूछा जा सकता है। तो गवर्नर जनरल के अलावा 4 मेंबर, यहां पर देखिए, गवर्नर जनरल के अलावा 4 मेंबर यहां पर हैं। फैसला कैसे होता था? बहुमत से होता था। क्या गवर्नर जनरल को वीटो पावर था? नहीं था। यहां पर देखिए लगा हुआ है। और गवर्नर जनरल किस केस में वोट कर सकता था? तो टाई के केस में, बराबरी के केस में। तो ये यहां तक आपने समझ लिया मेरे ख्याल से। अब अगले प्रोविजन पे हम बात करेंगे, पहले आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव ऑन, और अब हम दूसरे प्रोविजन की बात करते हैं। दूसरे प्रोविजन की बात करते हैं। देखिए इस चीज को समझिएगा। बीओपी यानी कि बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स, ठीक है। बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या इसी को कहते थे सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और बाद में, अभी नहीं है लेकिन ये बाद में आएगा, एक बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो यहां देखिएगा बीओपी बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स कौन है भाई? तो ये कंपनी के, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ये शेयर होल्डर्स हैं। यानी कि ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। समझ लीजिए, बीओपी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स का मतलब, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स को कहा जाता था बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे मालिकाना हक किनका है? बीओपी का ही है। और यही बीओपी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसी को कहा जाता था, इसकी नियुक्ति करती थी। तो बीओपी द्वारा नियुक्ति होती थी इसकी, ध्यान रखिएगा, नियुक्ति होती थी इसकी, समझ रहे हैं? नियुक्ति होती थी इसकी। और बाद में एक और ये बोर्ड बनाया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस पे निगरानी रखता था। ये बाद में बनेगा, अभी नहीं है, लेकिन बताने के लिए मैंने अभी आपको बता दिया है। ये मैं बाद में कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये कंट्रोल करती थी किसे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो नियंत्रक मंडल, यानी कि
इस पे निगरानी रखेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे। तो फिर से समझ लीजिए, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स कौन है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये शेयर होल्डर्स हैं और इसलिए यही कंपनी के मालिक हैं। जब कंपनी के मालिक हैं तो कंपनी को संचालित करने के लिए ये निदेशक मंडल बनाते हैं, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति जो होती थी इसी के द्वारा होती थी और बाद में बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाएगा, जो बीओडी और सीओडी पर निगरानी रखेगा। समझ गए मेरी बात को? तो यहां पर देखिए, ये बीओडी जो है या सीओडी, इसमें 24 मेंबर होते थे, यानी 24 डायरेक्टर होते थे निदेशक मंडल में। मेंबर्स समझ लीजिए, इनकी नियुक्ति बीओपी के द्वारा की जाती थी। अभी मैंने बताया यही तो बीओडी है, जो मेंबर्स हैं ये बीओडी के पार्ट है, यही डायरेक्टर है, निदेशक मंडल है, यही 24 मेंबर। तो 24 मेंबर्स इनकी नियुक्ति होती थी बीओपी के द्वारा। और देखिए इसमें इनका चुनाव जो होता था, इनका चुनाव जो होता था ये पहले 1 वर्ष के लिए होता था, लेकिन अब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको बढ़ा दिया गया, बढ़ाकर कर दिया गया 4 वर्ष के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 24 मेंबर थे, तो 73 के पहले तक इनका चुनाव जो होता था, हाँ इनका चुनाव होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति इनके द्वारा होती थी और 24 मेंबर्स जो होते थे इनका चुनाव होता था। तो चुनाव कैसे होगा? यही जो शेयर होल्डर्स होंगे ना इसमें, ब्रिटिश बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स में, यही इनका चुनाव करेंगे। तो इन मेंबर्स का चुनाव जो है पहले 1 वर्ष के लिए होता था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 4 वर्ष कर दिया गया, 1 से बढ़ाकर 4 वर्ष। ठीक है, के तहत। तो ध्यान दीजिएगा 4 वर्ष कर दिया गया। देखिए यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट लिखना है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब देखिए ये जो 24 मेंबर थे इसमें से 25%, यानी कि 1/4, यानी आप कह सकते हैं 25% रिटायर्ड एवरी ईयर। हर वर्ष 25% इसमें से रिटायर हो जाते थे, फिर जो है वो नए मेंबर चुन लिए जाते थे। ठीक है, उसके अलावा देखिए कि बीओडी, ये जो बीओडी है, इस बीओडी को सभी रिपोर्ट्स ऐसे लिख दीजिए, ये जो है बीओडी शुड BOD had to put all reports before ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखिए अब यहां पर समझ लीजिए, ये समझ लिए यहां पर, हाँ हमने बता दिया आपको कि यहां पर अगर आप देखें
तो बीओपी जो है वो बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये शेयर होल्डर्स हैं बीओपी वाले। हाँ, बीओपी बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स है, यानी कि ये सभी शेयर होल्डर्स हैं, यानी मालिकाना हक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे इन्हीं का है। इन्हीं के द्वारा बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति होती है। और बीओसी ये अभी नहीं है, 1773 में बाद में आएगा। तो बीओसी बाद में बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल, इस बीओडी पे निगरानी रखने के लिए। समझ लीजिए, यही बीओडी या सीओडी है जो है ये संचालक थी। हाँ, ये संचालन करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का की, ठीक है। मालिक थे ये बीओपी बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स, और इनके द्वारा इसकी नियुक्ति होती थी और ये संचालित करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। कौन संचालित करता था, बीओडी या सीओडी? ये दोनों एक ही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहें या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहें। इसमें 24 मेंबर होते थे जिनका चुनाव जो होता था वो पहले 1 वर्ष के लिए होता था, इस एक्ट के पहले। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको बढ़ा दिया गया, बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, इस 24 मेंबर्स में से 25% मेंबर यानी 6 मेंबर को हर वर्ष यानी प्रति वर्ष रिटायर हो जाना था। और ये बीओडी जो है, बीओडी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित करती थी, जिस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन की जिम्मेदारी थी, उसको अपने सभी रिपोर्ट ब्रिटेन की संसद के समक्ष प्रस्तुत करना था। इस एक्ट के तहत यही कहा गया था। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए ये बीओडी के लिए है और ये जो है रिटायरमेंट की बात, ये मेंबर्स के लिए है। इस एक्ट के तहत एक अच्छी बात हुई यहां पर, देखिए कि मेंबर्स का जो कार्यकाल 1 वर्ष के लिए था वो 4 वर्ष के लिए कर दिया गया। इससे क्या होता है, देखिए ये 1 वर्ष का समय जो है बहुत कम समय होता है। कोई भी अगर अपनी उपयोगिता साबित करना चाहता है या किसी की उपयोगिता साबित करवानी हो आपको, तो उसको एक उचित समय देना जरूरी होता है, ठीक है। तो 4 वर्ष का एक उचित समय दिया गया, किसी को शिकायत नहीं रहेगी कि उसे समय नहीं मिला अपने आप को प्रूव करने के लिए। और कंपनी के लिए भी एक स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है ना। 1-1 वर्ष पर अगर मेंबर्स को बदल दिया जाएगा, चुनाव होंगे, तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी नीतियों में, योजनाओं में। हर साल नीतियां बदलती जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक स्टेबिलिटी आएगी कंपनी की नीतियों में, क्योंकि अब कार्यकाल जो है मेंबर्स का 4 वर्ष के लिए कर दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो कंडीशन रखा गया है बीओडी के लिए, संचालक समिति के लिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाती है, कि अब वो अपने सारे रिपोर्ट्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, यानी अब इन पर भरपूर निगरानी है। तो ये कंपनी की बेहतरी के लिए है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी आपको कमी क्या दिखेगी कि देखिए जो शेयर होल्डर्स हैं, हाँ, तो उस समय क्या था कि इन शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता था। मेंबर्स को चुनेंगे कैसे, वोटिंग राइट के थ्रू, हाँ, वोटिंग के थ्रू। तो इनके पास क्या होता था, वोटिंग राइट होता था, ठीक है। और वोटिंग राइट किसके पास होता था, जिनके पास 1000 पाउंड की शेयरधारिता हो, यानी कि कम से कम 1000 पाउंड का शेयर होल्डर वो हो, तभी वो वोट कर सकता है। इस नीति के तहत ये किया गया। पहले 500 पाउंड की शेयरधारिता अनिवार्य थी। इस एक्ट के पहले 500 पाउंड की शेयरधारिता अनिवार्य थी वोटिंग के लिए, लेकिन अब 1000 पाउंड की शेयरधारिता अनिवार्य बना दी गई वोटिंग के लिए। अब इसमें कमी ये रही कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स जो हैं वो वोटिंग से वंचित रह गए, और बहुत सारे शेयर होल्डर्स, इसमें ये भी प्रोविजन था कि जिसके पास 1000 तो है ही मिनिमम, और जितना ज़्यादा शेयर्स होंगे उसको उतना ज़्यादा वोटिंग का अधिकार होगा, यानी कि एक व्यक्ति 1 से ज़्यादा वोट कर सकता है। तो इस स्थिति में कहा जाता है कि इससे थोड़ा भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिला। हाँ, लोग जो हैं मनमानी करने लगे, जिनकी शेयर होल्डिंग ज़्यादा थी, हाँ, उनकी मनमानी बढ़ने लगी थी, ये कहा जाता है। तो ये कमी यहाँ पर ये दिखाई दी, ठीक है। अब अगले प्रोविजन की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
लेट्स मूव ऑन। चलिए तो अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। देखिए, इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कहां पे? कलकत्ता में। और ये कब बनाया गया सुप्रीम कोर्ट? 1774 में एस्टैब्लिश की गई सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। इसका जो क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र जो होगा, क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है। और ये कौन कौन से मामले देखेगी? मामले इसके जो होंगे कौन कौन से होंगे? तो आर्मी के यानी कि थल सेना के, नेवी नौसेना के, और सिविल मामला ये देखेगी। ये तय किया गया। और ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम जज बनाए गए, चीफ जस्टिस, वो थे एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे, पूरा नाम होगा एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट तो बन गया। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम ये भी था कि जब गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोई कानून बनाती थी तो पहले उसको सुप्रीम कोर्ट से पास कराना होता था, उसके बाद ही जाके वो कानून बनता था। साथ ही अगर देखा जाए तो ये भी देखा गया, सुप्रीम कोर्ट तो बना, एक अच्छी बात है, एक विशेषता थी कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट देखने के लिए मिल रहा है भारत में। लेकिन इसमें कमी ये रही कि गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र क्या है, उसमें स्पष्टता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की यह मान्यता थी कि भारत के जो ब्रिटिश क्षेत्र हैं वहां के सभी व्यक्तियों पर उसका कार्य क्षेत्र लागू होता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्षेत्र ब्रिटिश प्रजाजन तक ही सीमित है, यानी कि ब्रिटिशर्स तक ही सीमित है। तो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल तथा सुप्रीम कोर्ट के बीच वास्तविक कार्य क्षेत्र क्या है, इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही। ठीक है ना। तो ये एक कमी थी कि दोनों के बीच भ्रम की स्थिति बनी रही। साथ ही इस अधिनियम में भारतीय या अंग्रेजी कानून की स्पष्ट व्याख्या नहीं मिलती थी। इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं मिलती थी और जो अंग्रेजी जज थे, इंग्लिश जज थे, वो भारतीय कानूनों से पूरी तरह अनभिज्ञ थे और वो क्या करते थे कि भारतीयों पर भी अंग्रेजी कानून को ही थोपते थे, जिससे जो भारतीय हैं उनको परेशानी होती थी। तो इस तरह से बहुत सारी कमियां थी। विशेषताओं के अलावा आप कमियों को भी देख रहे हैं। विशेषताएं तो हैं ही, क्योंकि कोई भी घटना अगर पहली बार हो रही है, हाँ, पहली बार केंद्रीय प्रशासन देखने के लिए मिल रहा है, पहली बार आपको सुप्रीम कोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, तो चलिए एक शुरुआत तो है, ये एक विशेषता है। ठीक है। तो लेकिन साथ साथ कमियां भी है जिसको हम डिस्कस करते चल रहे हैं और कुछ कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा आगे आने वाले एक्ट में, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अब देखिए, ये बात यहां पर हो गई। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस सुप्रीम कोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस थे और प्लस 3 जजेस थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम जज कौन थे सुप्रीम कोर्ट के, जो कलकत्ता में बनाया गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो एलिजा इम्पे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसका कार्य क्षेत्र क्या था सुप्रीम कोर्ट का? तो पूरा बंगाल, उस समय आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये सब बंगाल के हिस्से थे। ठीक है। कौन कौन से मामले ये देखे जाते थे सुप्रीम कोर्ट में? तो आर्मी के यानी सेना के, नौसेना के और सिविल मामले देखे जाते थे। तो ये सब एक चीफ जस्टिस होता था और
3 अन्य जज होते थे। तो इसको ध्यान रखना है। अब अंतिम पॉइंट देखते हैं यहाँ पर चौथा। देखिए, आप जानते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया वो क्यों लाया गया था? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जा रही थी, और घाटे में जाने के प्रमुख कारणों में एक कारण था कि कंपनी के व्यापारी प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व थे। वो निजी व्यापार करते थे, कंपनी में तो काम कर ही रहे हैं और निजी व्यापार भी कर रहे हैं और खूब पैसा बना रहे हैं, रिश्वतखोरी भी कर रहे हैं, घूस भी ले रहे हैं, हाँ, उपहार ले रहे हैं, गिफ्ट ले रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, और इनका अपने निजी व्यापार पे ज़्यादा ध्यान है, उससे ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, और कंपनी के व्यापार पे इनका ध्यान कम है। ये खूब पैसा बनाते हैं निजी व्यापार से, लोगों से खूब गिफ्ट लेते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, और इस तरह से पैसा कमाकर ये इंग्लैंड लौट जाते हैं और वहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। तो इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, हाँ, कर्मचारियों के निजी व्यापार से। तो अब इस पर रोक लगाने के लिए, भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के लिए, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया कि प्राइवेट ट्रेड यानी कि निजी व्यापार, जो कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार कर रहे हैं उसको बंद कर दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई। और गिफ्ट यानी कि उपहारों पर, उपहार, क्योंकि ये भी तो रिश्वत के तौर पे लेते थे ये लोग, तो इस पे रोक लगा दी गई। और कहा गया कि हम आपकी सैलरी बढ़ा रहे हैं, हम आपकी सैलरी बढ़ा रहे हैं, सैलरी बढ़ा दिया गया कर्मचारियों का, और कहा गया कि सैलरी बढ़ाई जा रही है, अब आप ये करप्शन मत कीजिए, हाँ, आप प्राइवेट ट्रेड पर ध्यान मत दीजिए, आप किसी से गिफ्ट, उपहार या रिश्वत मत लीजिए, हाँ, ताकि कंपनी को फायदा हो सके, जो कंपनी नुकसान में गई है, घाटे में गई है, उसको फायदा हो सके। तो क्या किया गया कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए प्राइवेट ट्रेड पर तो रोक लगाई गई, गिफ्ट उपहारों पर भी रोक लगाई गई, और कहा गया कि हम आपकी सैलरी बढ़ा रहे हैं और इसलिए आप इन सब चीजों पे रोक लगाइए, इन सब चीजों को मत कीजिए। तो ये किया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में एक तरह से भारत में संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। हालांकि इस टॉपिक को हमें पॉलिटी में भी पढ़ना है, लेकिन वहां हम पॉलिटी के नजरिए से पढ़ेंगे और यहां हम इतिहास के नजरिए से पढ़ रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट से ही भारत में, इसमें कमियां जरूर थी, लेकिन विशेषता ये रही कि इससे कुछ नई चीजों की शुरुआत हो गई। केंद्रीय प्रशासन की एक तरह से नींव पड़ गई उस समय, ठीक है। उच्चतम न्यायालय देखने के लिए मिला। भ्रष्टाचार भी पूर्ण नियंत्रण तो नहीं लगा, लेकिन कुछ कम जरूर हुआ, हाँ। तो कमियों के साथ साथ विशेषताएं भी रही, क्योंकि पहली बार जब कोई चीज की जाती है तो कुछ कमियां रहना अवश्यंभावी है, ठीक है ना। तो वो कमियां तो थी और उन कमियों को सुधारा जाएगा पीट्स इंडिया एक्ट 1784 को। सारी कमियों को तो नहीं, लेकिन जो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रहेंगी उनमें से कुछ कमियों को पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में सुधारा जाएगा। और उसके बाद 1773 में ये एक्ट आया और इसके बाद 20-20 सालों पे नया एक्ट आता रहेगा। 1773 के बाद 1793 में एक एक्ट आएगा, फिर 1793 के बाद 1813 में आएगा, फिर 1833 में आएगा और फिर 1853 में आएगा। और इस तरह से हर आने वाले एक्ट में कुछ ना कुछ सुधार किया जाता रहेगा। तो ये हमने देख लिया रेगुलेटिंग एक्ट को। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पीट्स इंडिया एक्ट की चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम बताएंगे कि इसमें जो कुछ कमियां रह गई थी उनमें से कुछ कमियों को पीट्स इंडिया एक्ट में दूर करने का प्रयास किया गया। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.